हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पे आ चुके हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो अपने जो कॉलेजेस के ग्रुप हैं उसमें शेयर ज़रूर करना। अगर इस वीडियो लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, what is the importance of literature review in research? How does it help formulate a research question? Explain the inductive and deductive approach in a research. सबसे पहले हमें लिटरेचर रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझानी है। फिर हमें ये बताना है कि लिटरेचर रिव्यू से हमें क्वेश्चन बनाने में हम कैसे रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। उसके अलावा हमें ये दो अप्रोच जो है रिसर्च के, ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है जो भी एग्जिस्टिंग स्कॉलर वर्क है, मतलब आपका टॉपिक, मान लो आपका टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी अभी तक रिसर्च पेपर आए हैं, जो भी स्कॉलर्स ने काम किया है, उन सब को सिस्टमैटिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली एग्जामिन करना, उन सबको पढ़ना, ताकि आप जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। तो क्या इंपॉर्टेंस है लिटरेचर रिव्यू की? तो सबसे पहला, प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड। अगर आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आपको जो भी आपका टॉपिक है उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं वो सब आपको पता चल जाएगा। देन आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप। मतलब अगर हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन या कौन सा एरिया है जिसके बारे में अभी तक रिसर्च नहीं करी है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, ताकि आप जो है उस टॉपिक पे जिस पे रिसर्च अभी तक हुई नहीं है या वो अनएक्सप्लोर्ड है उसे रिसर्च कर सकें। देन अवॉइड द डुप्लीकेशन। अगर आप पहले से ये देख लेंगे कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक जो हैं, कौन कौन से एरिया जो हैं उस टॉपिक के वो एक्सप्लोर हो चुके हैं, उनके बारे में स्टडी हो चुकी है, तो आप जो है ऑलरेडी डन टॉपिक्स पे या ऑलरेडी डन एरियाज पे स्टडी नहीं करेंगे, तो डुप्लीकेशन वो नहीं होगा। देन इस्टेब्लिश अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ये अगर आप लिटरेचर रिव्यू देख लेते हैं ना, तो आपको सेलेक्ट करने में और डेवलप करने में एक रिलीवेंट थ्योरी, कॉन्सेप्ट और मॉडल में हेल्प मिलती है। अगर ऑलरेडी कुछ थ्योरीज डेवलप होंगी, कुछ अजम्पशंस होंगी, अगर आप उन्हें पढ़ लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी टॉपिक को लेके। देन रिफाइनिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन। लिटरेचर रिव्यू की हेल्प से आप जो रिसर्च का आपका क्वेश्चन है वो और ज़्यादा स्पेसिफिक बना सकते हैं। आपको पता चल गया कि आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है वो रिसर्च करनी है, बट इन्वेस्टमेंट भी इतनी बड़ी है, कौन सा टॉपिक, क्या एग्जैक्टली करना क्या है इन्वेस्टमेंट में, वो आपको लिटरेचर रिव्यू के थ्रू पता चल जाता है। अब देखते हैं हाउ द लिटरेचर रिव्यू हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप और प्रॉब्लम। अगर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा एरिया जो है वो अंडर एक्सप्लोर्ड है, और फिर हम उसी एरिया में इन्वेस्टिगेट करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेंड एंड द कंट्रोवर्सी। फिर जो भी एरिया हमने देख लिया, पहले हमने एरिया देख लिया, फिर अब हम ये देख रहे हैं कि करेंटली कौन सी डिबेट उस पर चल रही है, कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी उस पर चल रही है, ताकि हमें जो है नए नए पर्सपेक्टिव उस टॉपिक, उस एरिया से रिलेटेड पता चल जाए। देन डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया तो हम एक स्पेसिफिक प्रिसाइज बिल्कुल रिसर्च क्वेश्चन बना लेते हैं जो कि हमारी फर्दर रिसर्च में हेल्प करता है। देन अंडरस्टैंडिंग अ मैथडोलॉजी अप्रोच। इसमें क्या होता है कि रिसर्च क्वेश्चन में जो हम लिटरेचर रिव्यू की हेल्प से ये देख लेते हैं कि प्रीवियसली कौन कौन से टूल यूज़ किए गए हैं, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेट करा है, कैसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ताकि हमें भी आगे रिसर्च में हेल्प मिल सके, हम भी वही मैथडोलॉजी जो है वो यूज़ कर सके। देन आता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच इन रिसर्च। इंडक्टिव अप्रोच देखते हैं, इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है। इंडक्टिव अप्रोच बॉटम अप अप्रोच है। इसमें क्या होता है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। मतलब सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन और डेटास को कलेक्ट करते हैं, फिर उन डेटा में से कोई पैटर्न निकालते हैं, कोई भी पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं डेटा में से, फिर हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं और इवेंचुअली हम थ्योरीज पे पहुंचते हैं। ये टिपिकली क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और यहाँ पे हम एक्सप्लोरेशन और थ्योरी बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। देन डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी या हाइपोथेसिस है
उसको हम रिसर्च करके ये देखते हैं कि क्या वो हाइपोथेसिस एम्पेरिकली, अगर हम मतलब एक्सपेरिमेंट बेसिस पे देखें तो क्या वो वैलिड है या नहीं। ये कॉमनली क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और यहाँ पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग या थ्योरी की वैलिडेशन को चेक करने पे ध्यान देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च विद रेफरेंस टू फंक्शन एरिया लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर। मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर में बिजनेस रिसर्च का क्या रोल है वो हमें एक्सप्लेन करना है। देखो, बिजनेस रिसर्च क्या होती है कि आप सिस्टमेटिकली किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ऑर्गेनाइज, ताकि आपका जो डिसीजन है उसमें डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिले। अब मार्केटिंग में कैसे हेल्प करता है, देखो बिजनेस रिसर्च मार्केटिंग की बहुत प्राइम फोकस होता है। ये मार्केट के डायनेमिक्स, कंज्यूमर के बिहेवियर और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मार्केट रिसर्च, सबसे पहले है मार्केट रिसर्च। कस्टमर की नीड को हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस रिसर्च की हेल्प से हम मार्केट रिसर्च करते हैं और कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर क्या कस्टमर को चाहिए, उनका बाइंग पैटर्न क्या है, उस सब को भी हम एनालाइज करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि जो नया प्रोडक्ट है हमारा वो किस तरीके से हमें बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे एक्सेप्ट करें और उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, और या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में हमें क्या मॉडिफिकेशन करनी है। देन एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल रिसर्च, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो मार्केटिंग कैंपेन था या जो हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी वो कितने इफेक्टिवली हमारे मैसेज को हमारे ऑडियंस तक, टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा पाई है। देन नेक्स्ट आता है प्राइसिंग रिसर्च। प्राइसिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं कि जो कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है उसको एनालाइज करते हैं कि कॉम्पिटिटर कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है, या फिर जो कस्टमर है वो प्राइस के लिए कितना सेंसिटिव है, मतलब उसके लिए प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब हम देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, यहाँ पे हम अपनी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने की, बेटर करने की कोशिश करते हैं। देन फाइनेंस के एरिया में पहला आता है इन्वेस्टमेंट एनालाइज। यहाँ पे हम जितनी भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इवल्यूट करते हैं। इवल्यूट मतलब कि मान लो मेरे पास है कि मैं कोई ज़मीन खरीद सकती हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि कितना प्रॉफिट मुझे 10 साल में उस ज़मीन से हो जाएगा, क्या क्या प्रॉफिट उसमें रहेगा और कितना रिस्क उसके अंदर है, वो भी हम इवल्यूट करते हैं। देन फाइनेंशियल फोरकास्ट, मतलब हम फ्यूचर की फाइनेंशियल कंडीशन को प्रिडिक्ट करते हैं, कितना फ्यूचर में कैश फ्लो होगा, कितना प्रॉफिट हमें हो जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज, यहाँ पे हम जो भी प्रोजेक्ट या बिजनेस इनिशिएटिव हम ले रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है और उससे हमें बेनिफिट कितना आ रहा है, क्योंकि अगर कॉस्ट ज़्यादा और बेनिफिट कम आ रहा है तो हम नुकसान में, तो हम उसे नहीं करेंगे। देन कैपिटल स्ट्रक्चर रिसर्च, यहाँ हम देखते हैं कि हमें अपने बिजनेस में उधार कितना रखना है और खुद का पैसा कितना लगाना है, मतलब डेट और इक्विटी रेशियो को कैसे मेंटेन करना है। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यहाँ पे हम फाइनेंशियल रेशियोज़ की हेल्प से ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल्स के टर्म में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। देन ह्यूमन रिसोर्स एचआर, यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन रिसर्च, मतलब हम यहाँ पे अच्छे से अच्छा मेथड जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं एक सुटेबल कैंडिडेट को हायर करने के लिए। देन एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ एम्प्लॉय के एंगेजमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है, उनके जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ा रही है और उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर रही है। देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ के लिए चलाया था उससे क्या फ़ायदा हुआ, एम्प्लॉयज़ की कितनी स्किल्स या परफॉर्मेंस कितना अच्छा हुआ है। देन कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट रिसर्च, यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव रिम्यूनरेशन पैकेज जो है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मैच करता हुआ वो बनाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। देन वर्क प्लेस प्लानिंग, यहाँ पे हम जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है लेबर को लेके या फ्यूचर स्टाफिंग नीड्स कितनी हमारी होगी उस चीज़ को हम देखते हैं, तो इसके लिए भी तो रिसर्च लगती है कि फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम पहले से ही रिक्रूट करके रख लें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले है डेफिनेशन। देखो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि हम सेम सब्जेक्ट को रिपीटेटिवली देखते रहते हैं कई साल तक। इसके एग्जाम्पल से समझो, मान लो मैं ये देखना चाहती हूँ कि MBA करने के 10 साल बाद जो लोग हैं, मतलब जो वो स्टूडेंट्स हैं वो कितना कमा पा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, कई साल तक उन लोगों को फॉलो करूँगी कि अब उन्होंने MBA कंप्लीट किया, 3 लोग थे, अब मैं देखूँगी 1 साल में उनकी कितनी प्रोग्रेस हुई, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में। तो मैं सेम सब्जेक्ट को रिपीटेटिवली ओवर दैट पीरियड जो है वो उनके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट कर रही हूँ और उसी चीज़ पे मैं काम करे जा रही हूँ। देन आता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट सब्जेक्ट को देखते हैं
कि जो डिफरेंट ग्रुप और कैटेगरी को एनालाइज करते हैं। जैसे कि मुझे सेगमेंटेशन करना है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे आज मुझे अपने मार्केट के लिए, नए प्रोडक्ट के लिए सेगमेंट बनाने हैं, तो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज को देख रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ रही हूँ। ये एग्जाम्पल है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन का। देन पर्पस, लॉन्गिट्यूडनल का एम होता है कि जो चेंज या ट्रेंड हो रहा है ओवर द टाइम उसे देखने के लिए, बट क्रॉस सेक्शनल क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप को एनालाइज करता है सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। देन टाइम डायमेंशन, लॉन्गिट्यूडनल जो है वो मल्टी टाइम होता है, मतलब ओवर अ वीक बार बार हम डेटा जो है कलेक्ट करते रहते हैं, बट क्रॉस सेक्शनल में हम सिर्फ डेटा एक ही बार कलेक्ट करते हैं। सैम्पल, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल में हम सेम सैम्पल का यूज़ करते हैं, मतलब वो 3 MBA स्टूडेंट को ही मैं बार बार देखूंगी, बट क्रॉस सेक्शनल में हम हर बार डिफरेंट सैम्पल यूज़ करते हैं। अब उनकी कुछ एडवांटेज दी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज दी हुई हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द रिसर्च डिज़ाइन, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? देखो, आपकी रिसर्च की जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी या फ्रेमवर्क है, जो आपको पूरी रिसर्च के टाइम पे गाइड करती है कि कैसे आपको डेटा कलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, किस तरीके से आपको आगे प्रोसीड करना है, वो सब जो बताती है वो रिसर्च डिज़ाइन होती है। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन अगर मैं एक नॉर्मल टर्म में कहूँ तो इसका मतलब है ये हमें बताती है व्हाट डेटा टू बी कलेक्टेड, हाउ टू बी कलेक्टेड, फ्रॉम वेयर टू बी कलेक्टेड एंड हाउ टू एनालाइज, ताकि हम वैलिड और रिलायबल कंक्लूजन पे पहुंच जाए। अब कुछ गुड रिसर्च डिज़ाइन की कुछ करेक्टरिस्टिक हम समझाने वाले हैं। पहला है क्लियरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप अगर रिसर्च का डिज़ाइन बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्या लास्ट में अचीव करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। देन फिजिबिलिटी, आपका डिज़ाइन प्रैक्टिकल और अचीवेबल होना चाहिए, मतलब जितना टाइम आपके पास है, जितना रिसोर्सेज है, या जितना डेटा आप एक्सेस कर सकते हो, उसके हिसाब से प्रैक्टिकली वो पॉसिबल होना चाहिए। देन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, रिलायबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई और आपके रिजल्ट को बाद में टेस्ट करे सेम इन्वायरमेंट में, तो वो सेम ही रिजल्ट दे जो आपके हैं, मतलब अगर सेम रिसर्च कोई और परफॉर्म करे तो रिजल्ट्स आपके सेम ही आए, दैट इज रिलायबिलिटी। दैट इज कंसिस्टेंसी। एंड वैलिडिटी का मतलब है कि कितने एक्यूरेटली आपने चीज़ें मेजर की हैं। फिजिबिलिटी, स्ट्रक्चर्ड होने के साथ साथ डिज़ाइन जो है वो ऐसा, फिजिबिलिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रक्चर्ड होने के साथ साथ आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि अगर अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस आ जाएं तो आप उसे एडजस्ट कर ले, उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाए। इकोनॉमी, डिज़ाइन जो है वो रिसोर्सेज का, आपका जो ये रिसर्च डिज़ाइन है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके रिसोर्सेज का बहुत ही ढंग से यूज़ करे, कोई भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना कराए, फालतू के एफर्ट्स आपके वेस्ट ना कराए। इसके अलावा भी मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, आप इसे रोक के वीडियो पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपेयर एंड कॉन्टेक्स्ट द 3 मेन टाइप ऑफ रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हमें देखना है कि किस तरीके ये होती हैं। देखो, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब होता है कि जब आपका कोई एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर नहीं होता, मतलब आपके पास ना तो कोई ज़्यादा डेटा है, ना आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, तो आप ना बहुत ही डीप में जाके बट अपने रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि आप सिस्टमेटिकली आंसर करने की कोशिश करते हो व्हाट, हु, वेयर, हाउ क्वेश्चंस को, मतलब कोई भी फिनोमिना, कोई भी आपने टॉपिक जो चुना है उसकी करेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो। बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सेट करने की कोशिश करते हो। मान लो 2 वेरिएबल हैं, लाइक आपका एडवर्टाइजिंग एंड प्रॉफिट, तो आप इनके बीच में ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो कि एडवर्टाइजिंग की एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट पे कितना क्या इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देन नेचर ऑफ इंक्वायरी, यहाँ पे हम कैसे इंक्वायरी करते हैं, तो यहाँ पे ओपन एंडेड, फ्लेक्सिबल, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड और फोकस, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती है। रिसर्च क्वेश्चन, यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन ब्रॉड होते हैं, एक्सप्लोरेटरी नेचर के होते हैं, ताकि हाइपोथेसिस वगैरह कुछ क्लियर नहीं होती, इसलिए यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जो कि स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ प्रोवाइड किया हैं, आप देख सकते हैं, इवन मैंने एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, explain its meaning, characteristic and give suitable example, outline the major step involved in conducting exploratory research। exploratory research मैंने अभी आपको ऊपर भी पढ़ाया था, बट एक बार फिर से समझा देती हूँ।
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक तरह की रिसर्च है जहाँ पे हम किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन की डीपर अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं। ये जनरली तब यूज़ होता है जब हम जो अपना जो इशू है वो क्लियरली डिफाइन ना हो या हम प्रॉपर से समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे हम नए आइडियाज़, नए वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, ये फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे जो रिसर्च डिज़ाइन हम यूज़ करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन ऑलरेडी आप ऊपर पढ़ चुके हैं अभी, वो ओपन एंडेड होता है और अडेप्टेबल, मतलब जैसी डिमांड होगी वैसे वो चेंज हो जाएगा। देन अनस्ट्रक्चर्ड, यहाँ का जो फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल रिजिड नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, और प्री डिफाइंड मेथड्स भी यहाँ यूज़ नहीं किए जाते हैं। देन क्वालिटेटिव फोकस, ये क्वांटिटेटिव पे फोकस नहीं करता बल्कि क्वालिटेटिव मेथड्स पे रिलाई करता है, जैसे कि फोकस ग्रुप, ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यू वगैरह पे। प्रिलिमिनरी नेचर, ये फाउंडेशन होता है, मतलब किसी भी फर्दर रिसर्च के लिए फाउंडेशन की तरह काम करता है। स्मॉल सैम्पल साइज, यहाँ पे जो पर्टिकुलर हम पार्टिसिपेंट्स या केसेस लेते हैं ना, वो बहुत ही लिमिटेड लेते हैं, मतलब हम ज़्यादा बड़ी एरिया पे रिसर्च नहीं कर रहे होते, बहुत ही छोटे एरिया पे बहुत छोटे पार्टिसिपेंट या केसेस को लेके हम अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं। देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं मेजर स्टेप जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्ट करने में इन्वॉल्व होता है। पहला, हम रिसर्च टॉपिक को और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी वेग नहीं होना चाहिए। देन एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो है, प्रीवियसली जो भी स्टडी हो चुकी है उन्हें एक्सप्लोर करते हैं ताकि हम डेटा गैदर कर सकें। देन हम रिसर्च मेथड को सिलेक्ट करते हैं, लाइक इनफॉर्मल मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, जो भी चाहिए। देन वी कलेक्ट द डेटा, जो भी डेटा है ओपन एंडेड क्वेश्चन वगैरह उन्हें कलेक्ट करते हैं। देन एनालाइजिंग द डेटा, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसमें से कोई भी पैटर्न, थीम वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। देन फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन, अब जो हमने ट्रेंड निकाल लिया है तो अब हम कुछ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम फर्दर अपनी रिसर्च कर सकें। देन रिपोर्टिंग रिजल्ट, लास्ट में क्या करते हैं, जो भी हमारे एक्सप्लोरेटरी की फाइंडिंग्स हैं, जो भी सजेशंस वगैरह हैं फर्दर रिसर्च के लिए, वो हम सारे एक साथ लिख देते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन मेजरमेंट, हाउ कैन रिसर्चर इंश्योर बोथ। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होती है, पहले ये समझते हैं। तो इनका डिफरेंस है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी या स्टेबल रिजल्ट, कि अगर सेम आपने कोई रिजल्ट निकाला रिसर्च करके और कोई और बंदा सेम इन्वायरमेंट में सेम रिसर्च करे तो आपका रिजल्ट उसके रिजल्ट से मैच होना चाहिए, दैट इज कंसिस्टेंसी। वैलिडिटी का मतलब है कि कितने सही तरीके से आपने मेजर किया है, मतलब कितना ट्रस्ट हम उस रिजल्ट पे कर सकते हैं, दैट इज वैलिडिटी। देन इनका नेक्स्ट है एक्सपेक्ट फोकस, यहाँ पे कंसिस्टेंसी एंड रिपीटेबिलिटी पे फोकस किया जाता है, बट यहाँ पे एक्यूरेसी और ट्रूथफुलनेस पे फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे एक स्केल है जो कि सेम वेट प्रोवाइड करेगी अगर हमने सेम ऑब्जेक्ट को बार बार वहाँ पे वेट किया। तो वैलिडिटी का मतलब क्या है कि कितना सही वेट पर प्रोवाइड कर रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्चुअल वेट वो प्रोवाइड करनी चाहिए। देन टाइप, यहाँ पे हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी, टेस्ट, रीटेस्ट वगैरह यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे वैलिडिटी के लिए हम कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी को वैलिडिटी इसका टाइप है। देन रिलेशनशिप, मेजरमेंट हमारा रिलायबल होता है विदाउट एनी वैलिड, बट इट कैन नॉट बी वैलिड अनलेस इट इज़ रिलायबल, मतलब रिजल्ट हमारा रिलायबल तो हो सकता है अगर वैलिड ना भी हो तो, बट वैलिड नहीं हो सकता जब तक वो रिजल्ट रिलायबल ना हो तो। अब देखते हैं हाउ कैन अ रिसर्चर इंश्योर बोथ द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो रिलायबिलिटी के लिए क्या करना होता है कि आपको स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर यूज़ करना है, मतलब जो आपका मेथड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। देन यूज़ रिलायबल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, ऐसे टूल या क्वेश्चनर यूज़ करो जो पहले भी अगर किसी रिसर्च में यूज़ किए गए हों और वो रिलायबल रहे हों। देन पायलट टेस्टिंग, हम टेस्टिंग वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं ताकि जो भी इनकन्सिस्टेंसी है या इनकरेक्टनेस है वो हमारा निकल जाए। ट्रेनिंग ऑफ द डेटा कलेक्टर, जो भी हमारा डाटा कलेक्टर है उसे ट्रेन करना ज़रूरी है ताकि जो एरर और बाइसनेस है वो कम से कम हो। रिपीट मेजरमेंट, हम बार बार टेस्ट, रीटेस्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम मल्टीपल ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा रिजल्ट जो है ओवर अ टाइम स्टेबल रहे। देन इंश्योर द वैलिडिटी, वैलिडिटी के लिए हम क्या करते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। देन हम स्टैंडर्ड मीजर्स का यूज़ करें, मतलब जो स्केल या इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी पहले किसी और रिसर्च में यूज़ होनी चाहिए और वहाँ पे वो वैलिडेट, मतलब ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि हाँ वो वैलिड रिजल्ट प्रोवाइड करती है। देन कंटेंट वैलिडेशन, हम कंसल्ट कर सकते हैं एक्सपर्ट्स वगैरह से ताकि हम ताकि हमारा जो रिजल्ट हो वो वैलिड हो।
देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द मेजरमेंट एंड स्केलिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस रिसर्च, वाई आर दे इंपॉर्टेंट, ऑल्सो एक्सप्लेन द 4 प्राइमरी लेवल ऑफ मेजरमेंट। हमें ये बताना है कि मेजरमेंट क्या होता है और स्केलिंग क्या होता है और क्यों वो इंपॉर्टेंट है, और फिर हमें 4 लेवल जो है मेजरमेंट के वो एक्सप्लेन करना है। देखो पहले समझते हैं मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट जो है वो बिजनेस रिसर्च में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारी जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कोई नंबर या कोई भी लेवल असाइन करना, ठीक है, इसे हम कहते हैं मेजरमेंट। बट स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा एक वेरिएबल है, मान लो हमारा प्राइस है, प्राइस एक वेरिएबल है, प्राइस जो भी वैल्यू ले सकता है उसके लिए पूरी एक रेंज डिफाइन करना है। जैसे कि आप कोई शॉप पे सामान परचेस करने जाते हो तो आप ऐसे रेंज बता देते हो कि मेरे को 500 से 1000 के बीच में कोई कपड़ा दिखा दो। दैट इज स्केलिंग, कि आपने जो भी प्राइस कहाँ पे फॉल करेगा वो आपने रेंज डिफाइन कर दी, दैट इज स्केलिंग। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड स्केलिंग, सबसे पहले ये हमारा क्वांटिटेटिव एनालाइज को फैसिलिटेट करता है। देखो जितने भी हमारे क्वालिटेटिव डेटा हैं उनको क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन ये इन्हांस करता है एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजनेस। अगर हम क्वालिटेटिव बेसिस पे अपनी रिसर्च करेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगी, बट क्योंकि ये हमारा डेटा क्वालिटेटिव टू क्वांटिटेटिव बदल देता है तो इसलिए ये एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है। और प्रॉपर स्केलिंग से डेटा एक्यूरेटली हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अमंग द डिफरेंट सब्जेक्ट, जिससे रिलायबिलिटी या वैलिडिटी भी बढ़ती है। इनेबल कंपैरिजन, अगर हम कंसिस्टेंट मेजर करते हैं तो हम डिफरेंट टाइम पीरियड स्टडी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो अगर प्रॉपर स्केल होगी ना तो उसकी हेल्प से अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट भी ले रहे हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड का भी डेटा ले रहे हैं तो हम उसको अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। देन सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं हम डेटा को विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक, जिसकी हेल्प से हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो क्रेडिबल होगी, मतलब हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है या जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं हम उन्हें मेज़र कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केलिंग या फिर हमारा मेजरमेंट टेक्निक, तो हमारा जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारे माइंड में क्लैरिटी रहेगी। देन आते हैं 4 लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। अगर आपने बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ा होगा BA, उसके अंदर भी ये 4 लेवल मैंने बताई थी, और आप बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो आई गेस आपने वो पढ़ा ही होगा, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, बट आपको ये ईजिली समझ आ जाएगा। पहला नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल डेटा को सिर्फ लेवल प्रोवाइड करता है, ये किसी ऑर्डर में नहीं होता। जैसे कि जेंडर मेल एंड फीमेल, ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल पहले लिखा जाएगा और मेल बाद में लिखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस लेवल प्रोवाइड करना है जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, इसकी कोई ऑर्डर नहीं होता। देन ऑर्डिनल स्केल, यहाँ पे क्या होता है कि कैटेगरी डेटा तो होता ही है ऊपर वाला, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें ऑर्डर और रैंक में होती है। जैसे कि मान लो आपको पोजीशन असाइन करनी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले फर्स्ट पोजीशन लिख दो फिर थर्ड पोजीशन लिख दो और फिर सेकंड, नहीं, ऑर्डर है प्रॉपर कि पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, तो दैट इज ऑर्डिनल स्केलिंग। इंटरवल स्केलिंग, इंटरवल स्केलिंग क्या करता है, जो ऑर्डर्ड कैटेगरी है ना उसमें इंटरवल और ऐड कर देता है, मतलब इक्वल इंटरवल के टाइम पे, जैसे जो फर्स्ट है सेकंड है या थर्ड है, अभी ऊपर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ा, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इंटरवल है, वो आपको नहीं पता। बट जो इंटरवल स्केलिंग है उसके बीच में अगर 2 से 3 इसकी वैल्यू है इंटरवल स्केलिंग की, तो उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा वो आपको पता होगा। जैसे 2 से 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, दैट इज इंटरवल स्केलिंग। लेकिन इसके अंदर जीरो नहीं होता, ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता। देन रेशियो स्केल, रेशियो स्केल के अंदर इंटरवल स्केलिंग के तो सारे इंटरवल स्केल के सारी करेक्टरिस्टिक होती है, बट यहाँ पर ट्रू 0 पॉइंट भी अवेलेबल होता है, जैसे कि सेल्स रेवेन्यू, वेट, हाइट और वेजेस। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, मेंशन एटलीस्ट 2 सोर्स ऑफ ईच। तो चलो पढ़ते हैं। प्राइमरी डेटा का मतलब है वो डेटा जो आपने खुद से कलेक्ट किया है, आपने कहीं और से वो डेटा उठाया नहीं है, पर्सनली जाके लोगों से पूछा और वो डेटा कलेक्ट किया। बट सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है कि किसी और पर्सन ने वो डेटा कलेक्ट किया था और आपने अपनी रिसर्च के लिए वहाँ से ले लिया है। पर्पस क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा है वो किसी स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए कलेक्ट किया जाता है। मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ कि कितने लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं, तो मैं सबसे जाके पूछ रही हूँ कि आपने इक्विटी शेयर्स खरीदे, दैट इज मैं किसी स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए वो डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। बट सेकेंडरी डेटा जो होता है ना वो या तो प्राइमरी डेटा को सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर नया डेटा कलेक्ट करे बगैर कम मेहनत से हम अगर कोई रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं तो इसलिए यूज़ होता है। यहाँ पे कलेक्शन मेथड्स होते हैं आपके डायरेक्ट मेथड्स, जैसे कि सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, बट यहाँ पे होता है जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज होते हैं लाइक रिपोर्ट, डेटाबेस, पब्लिश लिटरेचर।
कॉस्ट एंड टाइम, यहाँ ये जनरली ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ये जो सेकेंडरी है वो लेस कॉस्टली होता है, फास्टेस्ट टू एक्सेस होता है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस प्रोवाइड किया है, रोक के वीडियो पढ़ लेना। देन आते एग्जाम्पल ऑफ द सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी डेटा की हमें दो सोर्स बतानी थी, तो पहला है सर्वे एंड क्वेश्चनेयर जो कंडक्ट किया है रिसर्चर के थ्रू या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू और फोकस ग्रुप। सेकेंडरी डेटा की बात करो तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे सेंसस रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे या फिर एकेडमिक जर्नल्स, बुक, कंपनी रिपोर्ट या ऑनलाइन डेटाबेस। Coming to the next question, what is the difference between null hypothesis and alternative hypothesis? Explain with suitable example. तो हमें null hypothesis और alternative hypothesis को explain करना है। देखो, null hypothesis कहता है कि जो दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं, दो या दो से ज़्यादा जो वेरिएबल्स लिए हैं, उनके बीच में कोई इफेक्ट नहीं है एक का एक दूसरे के ऊपर, ना ही कोई डिफरेंस है और ना ही कोई रिलेशनशिप। ये कहते हैं कि दोनों वेरिएबल स्टेटस में इक्वल है, स्टेटस क्वा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि नल हाइपोथेसिस का जस्ट उल्टा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। ये कहता है कि जो दो वेरिएबल हमने लिए हैं उनके बीच में इफेक्ट भी है, डिफरेंस भी है और रिलेशनशिप भी है। इसका पर्पस क्या होता है कि ये डिफ़ॉल्ट या स्टार्टिंग सर्व करता है। किसी भी अजम्पशन की सबसे पहली जो स्टार्टिंग होती है, अगर आप कोई भी थ्योरी बनाने चलते हो तो सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस चेक करते हो कि क्या जो दो वेरिएबल हमने लिए हैं वो एक दूसरे को इफेक्ट कर भी पा रहे हैं या नहीं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है और ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ की जाती है। टेस्टिंग, यहाँ पे रिसर्चर्स जब तक इनफ एविडेंस ना होना तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे रिसर्चर अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है तो फिर ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें। एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे यूजुअली एक्सप्रेशन यूज होता है जैसे नो चेन नो आइसोसिएशन, यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज होता है प्रेजेंस ऑफ एन इफेक्ट और आइसोसिएशन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम एक नया ड्रग्स टेस्ट कर रहे हैं तो उसकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी कि इस ड्रग्स का कोई इफेक्ट नहीं होता ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने में। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी कि ये जो ड्रग्स है वो ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है। मतलब नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बिल्कुल उल्टे होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटलाइन द मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, व्हाई इज ईच स्टेप इंपॉर्टेंट। तो अब देखते हैं क्या क्या मेजर स्टेप होते हैं। सबसे पहला है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमें हाइपोथेसिस बनानी होती है, या तो हम नल हाइपोथेसिस ले लें या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ले लें। इन दोनों को हमें पहले बताना होता है कि कौन सा रिसर्च और नल हाइपोथेसिस क्या है, हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। अब ये हाइपोथेसिस बनाने का फ़ायदा क्या है कि ये क्लियर स्टेटमेंट अगर होंगी ना तो हमें फर्दर टेस्टिंग में हेल्प करेंगी और हम देख पाएंगे कि क्या जो दो वेरिएबल है, दो से ज़्यादा वेरिएबल हमने लिए हैं, उनका कोई इफेक्ट है, कोई डिफरेंस है या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कुछ है भी या नहीं। देन नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल। यहाँ पे हम चूज़ करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंट लेवल होगा जिसके बेसिस पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप है चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्टार्ट मेथड। अब हम एक स्टैटिकल टेस्ट जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे टी टेस्ट, चियर टेस्ट, अनोवा। किस बेसिस पे कि हमारा डेटा किस टाइप का है, हमारा सैम्पल साइज़ क्या है, हमारा रिसर्च का डिज़ाइन क्या है। अगर आपने बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ा है मेरी वीडियोस से तो आपको ये सारे टेस्ट आते होंगे क्योंकि ये मैंने सारे टेस्ट वहाँ कराए थे। देन फोर्थ स्टेप है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टार्ट। फिर हम क्या करते हैं, सैम्पल डेटा को कलेक्ट करते हैं इस स्टेप में और फिर स्टैटिक टेस्ट जो हमने चूज़ किया है वो देखते हैं कि सैम्पल डेटा पे वो सही तरीके से लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये हमें एम्पेरिकल एविडेंस प्रोवाइड करता है ताकि हम एवेल्यूट कर सकें अपने हाइपोथेसिस को। देन डिटरमाइन द क्रिटिकल वैल्यू और पी वैल्यू। अब हम स्टैटिकल टेस्ट को लगा के अपने डेटा पे ये डिटरमाइन करते हैं कि हमारी पी वैल्यू या फिर क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी। इसकी हेल्प से, पी वैल्यू की हेल्प से ही हम जो है डिसीजन ले पाते हैं। डिसीजन लेने का बेंचमार्क जो होता है वो पी वैल्यू होता है। देन यहाँ पे आ जाता है डिसीजन लेने का टाइम। अब आपको एक चयन करना होगा, ये वो समय है, ये वो घड़ी है। आपको एक्सेप्ट करना होता है, रिजेक्ट करना होता है नल हाइपोथेसिस को। आपका जो टेस्ट रिजल्ट आया है उसको आपको कंपेयर करना है अपनी पी वैल्यू से और फिर देखना है कि आपकी पी वैल्यू एक्सीड कर रही है या कम है और उस बेसिस पे आपको कोई भी डिसीजन लेना है। देन इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग अ रिजल्ट। अब आई है घड़ी समझने की कि अब आपको जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है आपके टेस्ट की, जो भी आपने रिसर्च प्रॉब्लम करी है उसको समझाना होता है कि हाँ भाई मैंने ये टेस्ट करा था, मेरी रिसर्च प्रॉब्लम ये थी और आप इससे ये समझ सकते हैं मेरा रिसर्च का टेस्ट जो है वो ये आया है। ठीक है, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, डिस्कस द की स्टेप इन्वॉल्व इन राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। तो क्या स्ट्रक्चर और फॉर्मेट है, सबसे पहले लिखते हैं टाइटल पेज। टाइटल पेज पे रिपोर्ट का टाइटल होता है, ऑथर का नेम मतलब किसने वो रिसर्च करी है, किसकी मेहनत है, देन इंस्टीट्यूशन का नेम, डेट और अदर रिलीवेंट डिटेल लिखी जाती है। पहला इंप्रेशन प्रोवाइड करता है या बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है स्टडी की वो प्रोवाइड करता है।
देन आता है एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पे आप समरी लिखते हो, जो भी आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव था, मेथड आपने कौन से यूज़ करे, की फाइंडिंग क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो सब आप प्रोवाइड करते हो। देन टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो हर मेजर सेक्शन को और सब सेक्शन को पेज नंबर के हिसाब से लिखा जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब इंडेक्स बनाई है ना आपने, स्कूल में इंडेक्स नहीं बनती थी तो कॉपी चेक नहीं होती थी, बस वही वाला है टेबल ऑफ कंटेंट। देन इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हो कि क्या आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड क्या है उसका, और आप क्या अचीव करना चाहते हो, और आपकी स्टडी क्यों ज़रूरी है, या आपने क्या इंपॉर्टेंस आपकी स्टडी की है। देन लिटरेचर रिव्यू, यहाँ पे आप वो सारी एग्जिस्टिंग स्टडीज़ के बारे में बताते हो जो आपने पढ़ी हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी हैं। देन रिसर्च मैथडोलॉजी, यहाँ पे आप डिफाइन करते हो कि कौन सा रिसर्च डिज़ाइन आपने यूज़ किया। रिसर्च डिज़ाइन आपको इसी वीडियो में मैंने ऊपर अभी पढ़ाई दिया है। फिर डेटा कलेक्शन मेथड के कैसे आपने कलेक्ट किया है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या यूज़ की है, टूल्स वगैरह यूज़ करते हो। देन रिजल्ट एंड फाइंडिंग, अब इसमें आप बताते हो कि आपका जो डेटा आपने लिया था उस पर आपने रिसर्च करी तो आपको क्या क्या चीज़ें मिली, फाइंडिंग क्या है आपकी, तो ये ऑफन टेबल या ग्राफ के थ्रू आप एक्सप्लेन करते हो। देन डिस्कशन, अब आपका जो भी रिजल्ट आया उसको इंटरप्रेट करते हो और जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनको एनालाइज करते हो कि क्या, अब मान लो मेरा रिजल्ट आ गया कि मेरे 99% आए हैं, तो अब आप इससे क्या एनालाइज कर रहे हो, क्या इंटरप्रेट कर रहे हो कि हाँ भाई मैं पढ़ाई में अच्छे होंगे, सिंपल, तभी तो 99 आ गए। देन कंक्लूजन, यहाँ पे आपकी जो मेन फाइंडिंग है, जो भी सिग्निफिकेंस आपकी मेन फाइंडिंग्स का जो सिग्निफिकेंस है वो सब, और फ्यूचर रिसर्च का डायरेक्शन आप यहाँ पे सजेस्ट करते हो। देन आता है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, यहाँ पे आप क्या करते हो, जितने भी आपने रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने डायरेक्टली अपने रिसर्च में यूज़ किया है, मतलब किसी और का जो डेटा है या किसी और की जो फाइंडिंग्स हैं जहाँ से आपने चीज़ें पढ़ के अपने रिसर्च पेपर में लिखी हैं, वो आप रेफरेंस में लिखते हो लास्ट पेपर में। बिब्लियोग्राफी क्या है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जहाँ से भी आपने रेफरेंस उठाया है वो सब आप बिब्लियोग्राफी में लिख देते हो। अपेंडिक्स क्या है कि कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल अगर आपको देना है वो सब आप इसमें दे देते हो। की स्टेप क्या है रिसर्च रिपोर्ट को लिखने की, तो सबसे प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है, आपको स्कोप, टारगेट ऑडियंस वगैरह डिफाइन होनी चाहिए, फिर आप डेटा कलेक्ट करते हो सिस्टमैटिकली, देन आप राइट करते हो ड्राफ्ट। बिगिन ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि एक होता है ना कि बिल्कुल क्या कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट लिखने से पहले एक ड्राफ्ट हम तैयार कर लेते हैं, एक रफ रिपोर्ट जो होती है उसे कहते हैं ड्राफ्ट। आप उस सेक्शन से शुरू करो जो आपको लिखने में सबसे आसान पड़ रहा है, देन ऐसे कर करके आप एक एक सेक्शन लिखते चले जाओ, दैट इज ड्राफ्ट। फिर रिवाइज एंड एडिटिंग, अब आप ड्राफ्ट को ना रिव्यू करते हो कि जो जो चीज़ें उसमें हैं वो क्या गलत है क्या सही है, और फिर उसे चीज़ें सही करते हो। इनकॉर्पोरेटिंग अ फीडबैक, अब आप अपने मेंटोर, अपने जो साथ के आपके दोस्त हैं उनसे पूछते हो कि भाई मैंने रिसर्च लिखी है, क्या ये सही है, क्या कोई फीडबैक आप इसमें दो, क्या चेंजेस करने चाहिए। देन फाइनलाइजिंग अ रिपोर्ट, और लास्ट में आप अपनी रिपोर्ट का फाइनल वर्जन, यहाँ पे आप अपने रिपोर्ट का फाइनल वर्जन बना लेते हो। एंड देन प्रेजेंटेशन एंड सबमिशन, अब आप अपने रिपोर्ट को एज पर गाइडलाइन प्रिंट करा के सबमिट कर देते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंस, एपीए स्टाइल, रेफरेंस एंड इंसाइटेशन। देखो मैं ऑलरेडी आपको ये नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस समझा चुकी हूँ, तो मैं ये नहीं कराऊंगी, बाकी कराऊंगी। पहला आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जो नंबर के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, नंबर के फॉर्म में मीजर कर सकते हो, जैसे आपकी हाइट, वेट, एज, इनकम, और ये स्टैटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। क्वांटिटेटिव डेटा वो होता है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, ये जनरली आपकी क्वालिटी, एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक को लिखा जाता है, जैसे कि कलर, थीम। अब इसको आप थीम को मेजर थोड़ी कर सकते हो कि 4 है नंबर थीम का, 5 है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देखो प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ी होगी तो हर एक पर्सन के सेलेक्ट होने का, ना सेलेक्ट होने का इक्वल चांस प्रोबेबिलिटी में होता है, ये आपको पता होगा। जैसे कि मान लो अगर एक लाइन है और मैं जो है हर 5वें बंदे को छोड़ के ऐसे चूज़ कर रही हूँ, या फिर इतने सारे, मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स में से मैंने 10 स्टूडेंट चूज़ करने हैं, तो यहाँ मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ कि कितनी प्रोबेबिलिटी है।
ठीक है, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पे हर पॉपुलेशन को पता होता है कि उसके सेलेक्ट होने की चांसेस कितनी है। नो ज़ीरो चांसेस, किसी के भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके सेलेक्ट होने के चांसेस ज़ीरो हैं यहाँ पे। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे क्या है कि मैंने अपनी मर्जी से किन्हीं 4 लोगों को उठा लिया, तो यहाँ पे किसी मेंबर को ये नहीं पता है कि उसके सिलेक्शन के चांसेस क्या हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस बता चुकी हूँ। देन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस। बिब्लियोग्राफी अभी ऊपर वैसे बताया भी था। बिब्लियोग्राफी क्या होती है? उन सारे सोर्सेज की लिस्ट होती है जो आपने अपनी रिसर्च में यूज़ किया है। ठीक है, चाहे डायरेक्टली किया हो चाहे इनडायरेक्टली किया हो, चाहे आपने डायरेक्टली वो अपने कहते हैं ना साइटेशन किया हो, इन टेक्स्ट में साइटेशन किया हो या फिर ना किया हो। रेफरेंस क्या होता है? सिर्फ उन सोर्सेज की लिस्ट होती है जो आपने डायरेक्टली अपने रिसर्च पेपर में या रिसर्च रिपोर्ट में कोट किया है। ठीक है, एपीए स्टाइल रेफरेंस एंड इंटेक्स साइटेशन। रेफरेंस क्या होता है? ये डिटेल लिस्ट होती है एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आपने पूरे पब्लिकेशन की डिटेल देनी होती है, जैसे ऑथर का नेम, ईयर, टाइटल, सोर्स, सब कुछ आपको लिखना होता है। इंटेक्स साइटेशन क्या होती है? मान लो मैंने एक लाइन, ये वाली लाइन जो है वो किसी रिसर्च पेपर से उठाई, कॉपी कर ली एज इट इज़, तो मैंने ये कॉपी करके अपने रिसर्च पेपर में डाली, ये लाइन लिख दी और मैंने यहाँ पे इसके आगे लिख दिया कि कौन सा मेरा लास्ट ऑथर का लास्ट नेम जिसके रिसर्च पेपर से मैंने उठाया था और उसका पब्लिकेशन ईयर। दिस इज कॉल्ड इंटेक्स साइटेशन। मतलब आपने जो अपने टेक्स्ट में लिखा है वहाँ पे आप छोटा सा मेंशन कर देते हो। इसी के साथ आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। थैंक यू सो मच।